अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी हमारे तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक है जानदारों में हयाती अफ़आल, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जमात नाहुम के लिए, स्टैंडर्ड 9th के लिए। मजमून है साइंस और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। ये इस टॉपिक का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। स्कूल बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कि लाइफ प्रोसेस यानी हयाती अफ़ाल किस तरह से हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और ये लाइफ प्रोसेस कौन से हैं हमने देखे थे। ट्रांसपोर्टेशन का अमल होता है, तरसील का अमल होता है, रेस्पिरेशन यानी सांस लेने का अमल, एक्सक्रीशन यानी इखराज, रिप्रोडक्शन यानी अमल तौलीद, मेटाबॉलिज्म यानी हज़म निज़ाम, और न्यूट्रिशन का जो है ये कुछ प्रोसेस होते हैं हमारे जिस्म में जो एक साथ ये तमाम अफ़आल हमारे जिस्म में या जानदारों में अंजाम दिए जाते हैं। और अगर इसमें से कोई एक भी प्रोसेस बंद होता है तो इंसान जो है उसकी मौत वाक़ई हो सकती है ना। तो ये लाइफ प्रोसेस बहुत अहमियत रखते हैं। में हमने लास्ट वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन यानी तरसील के बारे में मालूमात हासिल की। हमने देखे कि नबातात में तरसील का अमल किस तरह से होता है, किस तरह से नबातात में नमक, पानी, अहम ग़िज़ाई मादे, ग्लूकोज, सुक्रोज, मिनरल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह किस तरह से पहुंचाए जाते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में मालूमात हासिल की थी। ये देखेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि हम पार्ट 2 में एक्सक्रीशन यानी इखराज के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मसलन यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया तैयार होते हैं। मैंने आपको बताई थी कि जानदारों में हज़मी निज़ाम होता है ना। और इस हज़मी निज़ाम में या डाइजेशन का जो अमल होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के दौरान बेकार मादे जो होते हैं वो जिस्म से बाहर खारिज कर लिए जाते हैं और अहम ग़िज़ाई मादे जो होते हैं वो खून के ज़रिए जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाए जाते हैं। और जो बेकार मादे ये तैयार होते हैं, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, अमोनिया होता है, ये मादे अगर जिस्म में ज़ख़ीरा हो जाएं या ज़्यादा अरसे तक अगर ये जिस्म में रह जाते हैं तो संगीन तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं या बाज़ औक़ात जो है इनसे मौत भी वाक़ई होती है। देखिए, इंसान के जिस्म के बाहर ये मादों का इखराज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेशाब की शक्ल में और फुजलात की शक्ल में ये मादे जिस्म से बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने कितना अच्छा निज़ाम बनाया है आपके जिस्म को। अल्लाह ताला ने कितना एक कहना चाहिए कि हर चीज़ कितनी कॉम्पैक्ट है, कितनी सही है कि अहम मादे जिस्म में दाखिल हो जा रहे हैं, बेकार मादे जिस्म से बाहर जो है खुद ब खुद खारिज हो रहे हैं। इसके लिए आपको कोई कोशिश या कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी तकलीफ़ की वजह से अगर कोई बीमारी हो जाए इंसान को और उसकी वजह से अगर ये बेकार मादे जिस्म से बाहर खारिज नहीं हो पाते हैं, देखिए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कि उन्हें वक्त पर पेशाब नहीं होती या जो है फुजलात उनके वक्त पर जिस्म से बाहर खारिज नहीं हो जाते, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उनको, तो उन्हें गोलियां लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर ये वक्त पर जिस्म से बाहर ये बेकार मादे खारिज नहीं हुए तो इंसान की मौत भी वाक़ई हो सकती है। तो एक छोटा सा अमल है ये इखराज का, लेकिन ये किस कदर ज़रूरी है हमारे जिस्म के लिए कि अगर ये ना हो तो हम मर भी सकते हैं। तो ये बेकार मादे, मुज़िर मादे जिस्म से बाहर खारिज करना ज़रूरी होता है। इसलिए मुख्तलिफ जानदारों में मुख्तलिफ तरीके होते हैं ये बेकार मादे जिस्म से बाहर खारिज करने के, और इनको जो है इखराज कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं।
यकृलवी जानदारों में बेकार मादे खुलियात की सतह से रास्त बाहर खारिज होते हैं, जबकि कसीर खुलवी जानदारों में इखराज का अमल पेचीदा होता है। देखिए नीचे यकृलवी जानदार में बताया गया है कि किस तरह से जो उनकी खुलियात की जो सतह होती है, खुलवी दीवार होती है उनकी, वहां से ये बाहर खारिज कर दिए जाते हैं, जबकि कसीर खुलवी जानदार जैसे इंसान है, हैवानात है, चरिंद परिंद है, इनमें ये अमल थोड़ा सा पेचीदा होता है। नीचे देखिए यहाँ पे बताया गया है कि खरगोश का यहाँ पे दिखाया गया है कि डाइजेशन का अमल होता है और इस दौरान न्यूट्रिएंट्स और मॉलिक्यूल्स बॉडी सेल्स में इंटर हो जाते हैं और इस दौरान एब्जॉर्प्शन का अमल होता है, यानी अहम मादे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, फिर एलिमिनेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है और जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल्स होते हैं वो जिस्म से बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। वैसे ही इंसान में जो है यहाँ पर किडनी से यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर यानी मसाना और मसाने के जरिए यूरेथ्रा के जरिए जिस्म से बाहर जो है पेशाब खारिज कर दिया जाता है। तो इस तरह से जानदारों में अखराज का अमल थोड़ा पेचीदा होता है। में रखें, बेकार मादों का जखीरा होना खतरनाक है, इसलिए जिस तरह जानदारों में इखराज का अमल होता है, बिल्कुल वैसे ही आपको भी अपने अतराफ व अखनाफ में घर के कचरे की मुनासिब नक्कासी की ज़रूरत होती है और इसके ज़रिए ही सेहतमंद ज़िंदगी की इब्तिदा होगी। देखिए अभी आपकी बॉडी में तो ये अमल ऑटोमेटिकली हो रहा है, अल्लाह ताला ने ऐसा मैकेनिज्म रखे हैं जिसमें कि खुद ब खुद अहम मादे हासिल हो रहे हैं, बेकार मादे खारिज हो रहे हैं, आपको इसके लिए कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन इंसान जो होता है वो अपने माहौल को खुद जो है इस तरह के बेकार मादों से आलूदा कर रहा होता है। हमारे घर में रोज़ाना कचरा निकलता है ना, खाना पकाने के दौरान कचरा निकलता है, इसी तरह दीगर चीज़ें, फ्रूट्स के कचरे होते हैं और बहुत सारे कचरे जो है दिन भर में हमारे घर में निकलते हैं। तो ये कचरे की मुनासिब नक्कासी की ज़रूरत होती है और हमें क्या करना चाहिए, इस कचरे को कचरे के डब्बे में ही डालना चाहिए, घर के बाहर, खिड़की के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही रास्तों पर जहाँ पर भी हमें ऐसा लगे कि हमें यहाँ पे कचरा फेंकने की ज़रूरत है तो हमें डस्टबिन ढूंढना चाहिए। अवामी मकामात पर, पब्लिक प्लेसेस पर बिल्कुल भी कचरा नहीं करना चाहिए और ये जो कचरा जमा होता है इसकी मुनासिब नक्काशी की ज़रूरत होती है कि सही वक्त पर जो म्यूनसिपलिटी की गाड़ियाँ होती हैं उनके ज़रिए कचरे जो है जहाँ पे कचरे का नक्कासी का इंतज़ाम होता है उस मकाम तक पहुँचाए जाए ताकि एक सेहतमंद ज़िंदगी की इब्तिदा हो। वरना ये कचरे का ढेर अगर इसी तरह से पड़ा रहे और म्यूनसिपलिटी की गाड़ी अगर इसको उठाकर नहीं ले जाएगी, ये ढेर दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और फिर उसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होंगी। देखते हैं कि नबातात में इखराज का अमल किस तरह होता है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ऐसा क्यों होता है? मखसूस मौसम में नबातात के पत्ते जो है झड़ जाते हैं, है ना, पतझड़ का एक मौसम आता है, उस मौसम में पत्ते झड़ते हैं। नबातात के फल, फूल, छाल कुछ अरसे के बाद सड़कर गिर जाते हैं और राल और गोंद ये मादे नबातात के जिस्म से खारिज किए जाते हैं। और उसके अलावा आपने अक्सर देखे होंगे कि नबातात के पत्तों पर कुछ वाइट कलर का चिपचिपा मादा खारिज होता है। तो ये मादे नबातात के जिस्म से बाहर क्यों खारिज होते हैं इस तरह से? आपने सोचे कि ऐसा क्यों होता है? नबातात में इखराज का अमल हैवानात में इखराज की बनिस्बत बहुत सादा होता है। हैवानात में जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हम आगे पढ़ेंगे वो, लेकिन नबातात में ये बहुत सादा होता है। नबातात में बेकार मादों को खारिज करने के लिए मखसूस इखराजी अज़ाए इखराजी निज़ाम नहीं होता। जैसे हमारे बॉडी में एक अलग से जो इखराजी निज़ाम मौजूद है, लेकिन नबातात में ऐसा नहीं होता है। नुफूस के अमल के ज़रिए गैसी मादे बाहर खारिज किए जाते हैं। हमें पता है ना कि नबातात ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं, तो ये भी इखराज ही है कि वो नुफूस के जरिए गैसी मादे खारिज हो रहे हैं। इसके अलावा नबातात में कई बेकार मादे इनकी पत्तों में
मौजूद खालियों में फूल, फल, इसी तरह तनों की छाल वगैरह में जखीरा किए जाते हैं और कुछ अरसे के बाद ये अज़ा खराब होकर गिर जाते हैं। यानी पतझड़ के मौसम में जो पत्ते गिरते हैं वो दरअसल वहाँ पर क्या हो रहा है, इखराज का अमल हो रहा है। दूसरे बेकार मादे राल और गोंद की शक्ल में शिकस्ता आबी नलियों में जखेरा किए जाते हैं। और ये जो आप देख रहे हो कि गोंद निकलता है इस तरह से, वाइट कलर का नीचे आप लोग देख सकते हैं, और ऊपर आप लोग देख रहे हैं कि रबर जो है वो भी नबातात से हासिल होता है। जो रबर आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना, रबर बैंड्स जिससे बनाए जाते हैं, टायर्स जिससे बनाए जाते हैं, इस तरह से रबर बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो रबर होते हैं ये दरअसल नबातात का इखराज है, नबातात के बेकार मादे होते हैं। उसके अलावा बहुत सारे पत्ते ऐसे होते हैं जो कि उसके ऊपर एक वाइट कलर का कुछ इसे इखराज होता है, वो भी उनके बेकार मादे होते हैं। इसके अलावा some species have salt glands in the leaves to excrete excess salt। कुछ नबातात में जो है सॉल्ट ग्लैंड्स भी होते हैं, इस तरह से नबातात के पत्तों पर नमक जो है आ जाता है, तो ये नमक भी क्या है, उसके बेकार मादे हैं। नबातात जड़ों के जरिए भी आसपास की जमीन में बेकार मादे खारिज करते हैं। तो ये बेकार मादों के इखराज का अमल आप देख रहे हैं, पत्तों के जरिए भी हो रहा है, तने के जरिए भी हो रहा है, और इसकी ब्रांचेस के जरिए भी होता है, शाखों के जरिए जो गोंद निकलता है वो शाखों से निकलता है ना, उसके जरिए भी होता है, और जड़ों के जरिए भी होता है। यानी तमाम हिस्सों के जरिए बेकार मादों का इखराज का अमल होता है। सूरन या अरवी के पत्ते, ये आपके अम्मी ने ज़रूर आपने देखे होंगे कि घर में ये जो अरवी के पत्ते जो है लाए जाते हैं, और इससे का इस्तेमाल खाने में होता है ना, इससे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाई जाती हैं, और उसको एक तरीके से बनाकर फिर उसको फ्राई भी किया जाता है, तो ये खाने में बड़े लजीज लगते हैं। लेकिन तमाम किस्म के अरवी के पत्ते खाने के काबिल नहीं होते, क्योंकि जो जंगली होते हैं तो इनको जब आपके घर में अगर ये आते होंगे तो आपने उस वक्त अगर इसका मुशाहिदा किया होगा, तो सूरन या अरवी के पत्ते काटने की कोशिश करें तो आपके हाथों में खुजली होती है, और जो जंगली होते हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसकी तहकीक कीजिए, ऐसा ना हो तो इसके लिए वालिदा क्या करती हैं उनसे मालूम कीजिए। इसलिए अक्सर इस तरह के पत्तों को काटते वक्त हाथ पर तेल लगाया जाता है, ठीक है, इससे बचने के लिए। तो ये कुछ नबातात में बेकार मादे जो होते हैं वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की कलमों की शक्ल में होते हैं, इन्हें रिफाइट्स कहते हैं। ये सुई की शक्ल के होने की वजह से जिल्द पर चुभते हैं और खुजली होती है। देखिए, सिर्फ अरवी के पत्ते ही नहीं, ऐसे बहुत सारे नबातात हैं जिनको अगर आप हाथ लगाओगे तो आपके जिस्म पर खुजली होने लगती है। तो क्यों होती है खुजली? दरअसल ये खुजली जो होती है, जो सुई की शक्ल के कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो कलमें होती हैं उनको जब हम हाथ लगाते हैं तो उसकी वजह से हमें खुजली होती है, और ये क्या होते हैं, ये उनके बेकार मादे होते हैं। नबातात में कुछ बेकार मादे इंसान के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे मैंने अभी बताई कि रबर का इफराज होता है, यानी जो रबर हासिल किया जाता है उससे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें इंसान तैयार करता है। जो गोंद नबातात से हासिल किया जाता है इसका इस्तेमाल ग़िज़ा में होता है, और ये बहुत सेहतमंद शय है, इससे जिस्म को तवानाई हासिल होती है। तो राल वगैरह इनका इस्तेमाल इंसान अपने फ़ायदे के लिए करता है। तो ये नबातात के बेकार मादे इंसान के लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। और ये कांटों की शक्ल में किस तरह से कैल्शियम ऑक्जेलेट की कलमें होती हैं, ये ऊपर बताया गया है, तस्वीर में आप देख सकते हो। माइक्रोस्कोपिक व्यू बताया है अरवी के पत्तों का कि उस पर कांटे किस तरह से होते हैं। अब देखते हैं इंसान में इखराज का अमल। ये तो हमने देखे नबातात में इखराज का अमल, अब देखते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ अफ़आल की अंजाम दही के लिए मुख्तलिफ उज़वी निज़ाम कायम काम करते हैं। जैसे ग़िज़ा के हाज़मे के लिए हज़मी निज़ाम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जो ग़िज़ा के हाज़मे में मदद करता है। तनफ़ुस के लिए तनफ़ुसी निज़ाम होता है। दौरान खून, जो हमारे जिस्म में खून एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है, इसके लिए दौरान खून का निज़ाम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम होता है।
तो हमारे जिस्म में ग़िज़ा के हाज़मे से तवानाई पैदा करने का काम होता है, और इस दौरान जिस्म में मुख्तलिफ बेकार मादे भी तैयार होते हैं। ये बेकार मादे जिस्म से बाहर खारिज करना ज़रूरी होता है। तो ज़रूरी होने की वजह से इखराजी निज़ाम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है इसमें मसरूफ़ रहता है। अब क्या होता है इखराजी निज़ाम में? इखराजी निज़ाम में जो बेकार मादे हैं उनको जिस्म से बाहर खारिज करने का अमल होता है, और इसकी तस्वीर यहाँ पर बताई गई है कि क्या क्या इसमें शामिल है। इसमें शामिल होती हैं आपकी दोनों किडनीज, और उसके बाद गुर्दा जिसको हम कहते हैं, उसके बाद यूरेटर यानी हालिब, फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर यानी मसाना, यूरेथर यानी मबाल, ये जो है उसमें शामिल होते हैं, और इसके ज़रिए बेकार मादे जिस्म से बाहर खारिज किए जाते हैं। इसके अलावा शरियान और वरीद भी इसमें शामिल होती हैं, उनके ज़रिए भी बेकार मादे खारिज होते हैं जो खून के ज़रिए लाए जाते हैं। इंसान के इखराजी निज़ाम में कौन कौन से जो आज़ा हैं वो हिस्सा लेते हैं, क्योंकि निज़ाम यानी सिस्टम, और ये जो सारे सिस्टम्स होते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसको निज़ाम या सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे आज़ा हिस्सा लेते हैं, बहुत सारे आज़ा मिलकर हिस्सा लेकर एक खास फेल अंजाम देते हैं, इसके लिए उसको निज़ाम या सिस्टम कहते हैं। इखराजी निज़ाम में गुर्दों की जोड़ी यानी पेयर ऑफ किडनीज होते हैं, हालिब की जोड़ी यानी पेयर ऑफ यूरेटर्स होते हैं, नीचे आप देख सकते हो यूरेटर का एक पेयर होता है यानी दो दो होते हैं, जोड़ी की शक्ल में होते हैं। मसाना होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा होता है यानी पेशाब की नली होती है, ये इसमें शामिल हैं। गुर्दे के ज़रिए खून के गंदे फासिद मादे और ज़ायद बेकार मादे पेशाब की शक्ल में अलग होते हैं। यानी ये जो गुर्दा होता है, ये जो ये किडनी होती है, ये इसका काम क्या है कि ये खून के जो गंदे मादे होते हैं, बेकार मादे होते हैं, उनको फिल्टर करने का ये काम करता है, और उसके ज़रिए पेशाब जो है फिर वो अलहदा हो जाता है। पीठ की पिछली जानिब, पीठ के मनकों की दोनों जानिब एक सीम के बीज की शक्ल में दो गुर्दे होते हैं, और ये सीम के बीज जो है खाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, किडनी बीन्स भी इसको कहते हैं। तो उसकी शक्ल के ये होते हैं, और कहाँ होते हैं ये मौजूद? पीठ की पिछली जानिब होते हैं, और दो किडनीज होती हैं हर इंसान में मौजूद, लेकिन इंसान एक किडनी पर भी सरवाइव कर सकता है। यानी अगर किसी वजह से आपकी एक किडनी खराब हो जाए या एक किडनी हमें किसी को डोनेट करनी पड़े, तो इंसान एक किडनी पर भी जिंदा रह सकता है। लेकिन किडनी कितनी होती है? दो होती हैं। और ये इसकी अंदरूनी साख्त बताई गई है, किस तरह से होता है, बाहर से कैसा होता है, अंदर कशरा और गुर्दवी हरम होता है, गुर्दवी शरियान, गुर्दवी वरीद होती है, और मसाने की जानिब जाने वाली हल्ब होती है, और यानी ये जो पेशाब की नली होती है वो नीचे की जानिब बेकार मादों को खारिज करने का काम करती है, और शरियान और वरीद के ज़रिए जो है एक से गंदा खून आता है, एक से साफ खून वापस जाता है। मनकों के दोनों जानिब जो है एक सीम के बीच की शक्ल के दो गुर्दे होते हैं, और ये जो गुर्दे होते हैं इनमें छानने का अहम फेल अंजाम देने वाले हिस्से को नेफ्रॉन कहते हैं। मैंने कहा ना कि गुर्दे में फिल्टर का काम होता है, यहाँ पर आपका खून फिल्टर होता है, और यहाँ पर ये जो फिल्टरेशन का अमल होता है, इस दौरान जो गंदा खून होता है इसमें आता है, और फिर गंदे खून में से बेकार मादे जो है वो पेशाब की नली के ज़रिए खारिज किए जाते हैं, और जो अच्छा खून है वो दोबारा जिस्म में पहुंचाया जाता है। यानी यहाँ पर खून फिल्टर होने का काम होता है, और इसमें जो फिल्टरेशन के अमल में हिस्सा लेते हैं जो हिस्से, उसको जो है नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन की शक्ल आप यहाँ पर देख सकते हैं। हर नेफ्रॉन में जो है कप की शक्ल का पतली दीवार वाला ऊपर का हिस्सा होता है। इसे बोमेंस कैसा कहते हैं या बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। बोमेंस कैप्सूल भी यहाँ पर आपको नीचे बताया गया है, और ये जो बोमेंस कैप्सूल होता है इसके से किस में मौजूद होता है? ये नेफ्रॉन्स में मौजूद होता है, और ये नेफ्रॉन्स में
गुर्दे को छानने, गुर्दे में फिल्ट्रेशन का अमल होता है, यानी छानने का अहम फेल अंजाम दिया जाता है। अब इस नेफ्रॉन में खून की शरीयात के जाल को जो है कहा जाता है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कहते हैं, नीचे तस्वीर में आप ग्लोमेरुलस देख सकते हैं। बोमेंस कैप्सूल में, नेफ्रॉन में बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल में अंदर ग्लोमेरुलस होता है जिसमें खून की शरीयान का जाल होता है। जिगर में तैयार शुदा यूरिया जो है वो खून में आता है। जब यूरिया वाला खून ग्लोमेरुलस में आता है तो इस वक्त ग्लोमेरुलस में खून की शरीयान में ये खून छनता है, यानी यहाँ पर खून फिल्टर होता है और यूरिया और इसी तरह के दूसरे मादे जो है वो अलहदा कर लिए जाते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आर्टरीज होती है हमारी, यानी शरीयान होती है, उसके ज़रिए गंदा खून जो है आपकी किडनीज में आता है। किडनीज में क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स होते हैं जो फिल्टरेशन का काम या खून को छानने का काम अंजाम देते हैं। इन नेफ्रॉन्स में बोमेंस कैप्सूल्स होते हैं। बोमेन कैप्सूल्स में ग्लोमेरुलस होते हैं जहां पर ये शरीयान का जाल होता है जिसमें गंदा खून मौजूद होता है। इस गंदे खून में यूरिया शामिल होता है और ये यूरिया वाला खून जो है यहाँ पर छनता है। छनने के बाद यूरिया जो है दूसरे मादों के साथ अलहदा हो जाता है। यहाँ पर आप देखिए तस्वीर में राइट हैंड साइड पर बताया गया है फिल्ट्रेशन का काम हो रहा है। फिर यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शंस होते हैं। रीएब्जॉर्प्शंस में क्या होता है, आर्टरीज के जरिए गंदा खून आया और वेन्स के जरिए जो ब्लू कलर में बताई गई है साफ खून दोबारा से जिस्म में छोड़ दिया जाता है और जो वेस्ट होते हैं वो यूरेटर यानी पेशाब की नली के जरिए जिस्म से बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। यहाँ पर जो बोमेंस कैप्सूल होता है कहाँ होता है, ये मैंने अभी आपको बताया, ये नेफ्रॉन्स में होते हैं। बोमेंस कैप्सूल नेफ्रॉन्स किडनी में होते हैं और यहाँ पर नीम नफूस पजीर झिल्ली से पानी के सालमात और दूसरे मादों के छोटे छोटे सालमात मसामात से बाहर खारिज हो जाते हैं। और ये जो बोमेंस कैप्सूल होता है इसमें मौजूद माए फिर नेफ्रॉन नली में चला जाता है और इस जगह पानी और सालमात दोबारा खून में जज्ब किए जाते हैं। बचे हुए बेकार मादे महलूल से पेशाब तैयार होता है। ये पेशाब जो है जालिब के जरिए मसाने में जाता है, यानी कहाँ जाता है, यूरेथर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। अब मसाने में ये जमा होता है और जमा होने के बाद पेशाब की नली के जरिए बाहर खारिज किया जाता है। मसाना जो है उजलाती होता है, इस पर आसाब का काबू होता है, इसलिए हम पेशाब के इखराज पर काबू रख सकते हैं। देखिए हमारे मसाने में पेशाब जो है वो दिन भर जमा होता रहता है और कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें क्या होता है, हमें पेशाब आ रही होती है लेकिन कई दफ़ा काम की वजह से या करीब में कहीं पर टॉयलेट दस्तयाब ना होने की वजह से हम क्या करते हैं, अपने पेशाब पर कंट्रोल करते हैं। तो ये कंट्रोल कैसे होता है, आसाब के ज़रिए होता है। जो हमारा अज़बी निज़ाम है जो हमारे पूरे जिस्म पर काबू रखता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो उस आसाब के ज़रिए पेशाब के इखराज पर काबू रखा जा सकता है। और इंसान में गुर्दा इखराज का अहम उज्व होने के बावजूद जिल्द और फेफड़े भी इखराजी अमल में मदद देते हैं। कैसे जिल्द और फेफड़े इखराजी अमल में मदद देते हैं, जिल्द के जरिए जो है पसीना जिस्म से बाहर खारिज होता है जो कि हमारे जिस्म के लिए बेकार मादे हैं। फेफड़ों के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिस्म से बाहर खारिज कर दी जाती है, वो भी हमारे लिए बेकार मादे हैं। और ये अभी हमने देखे कि मसाने के जरिए पेशाब जिस्म के बाहर खारिज किया जाता है। नीचे देखिए आपको बताया गया है बोमेंस कैप्सूल में ग्लूमेरुलस और है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन का अमल होता है। इन सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन सोडियम अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज आर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम द फिल्ट्रेट बैक इनटू द ब्लड। और यहाँ से ये फिल्टर होने के बाद कैपिलरीज में जो अहम मादे हैं वो खून में शामिल हो जाते हैं और बेकार मादे यहाँ से जिस्म से बाहर खारिज कर दिए जाते हैं। सीधा गुर्दा जो होता है वो बाएं गुर्दे की बनिस्बत किसी कदर नीचे होता है, यानी आपका जो राइट साइड वाला किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है और लेफ्ट साइड वाली जो है वो थोड़ी सी ऊपर होती है।
हर गुर्दे में तकरीबन 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। जो अभी मैंने आपको बताई कि नेफ्रॉन्स जहाँ पर फिल्ट्रेशन का अमल होता है, तो ये हर गुर्दे में तकरीबन 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। आम इंसान के जिस्म में अंदाजन 5 लीटर खून होता है, जो गुर्दों से रोजाना 400 बार छाना जाता है। यस, आपने सही सुने, कितनी दफा छाना जाता है खून हमारा रोज? 400 दफा जो है हमारा खून जो है पूरा छाना जाता है, और हमारी बॉडी में टोटल 5 लीटर खून होता है। गुर्दे जो है रोजाना आम तौर पर 190 लीटर खून छानते हैं हमारा, जिसके जरिए 1 से 1.9 लीटर पेशाब तैयार होता है। बचा हुआ मादा जो है वो दोबारा जज्ब किया जाता है। यानी 190 लीटर खून छानने के बाद दिन भर में तकरीबन 1 से 1.9 लीटर यानी ऑलमोस्ट 1 से 2 लीटर पेशाब तैयार होता है, और जो बचा हुआ मादा होता है वो दोबारा खून के जरिए हमारे जिस्म में जज्ब कर लिया जाता है। देखिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो वेन्स के जरिए और यूरेटर वेन्स और आर्टरीज बताई गई है कि जो अनफिल्टर्ड ब्लड होता है वो आर्टरीज के जरिए आता है, फिल्टर्ड ब्लड आउट वेन्स के जरिए जाता है, और यूरेटर के जरिए जो है खून जो है फिर पेशाब जो है काम करना बंद कर देती है, या कुछ किडनी में प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन का जो अमल है, खून को छानने का जो अमल है, वो सही तरीके से अंजाम नहीं दिया जाता। उस वक्त जो है डायलिसिस करवाने की ज़रूरत होती है, या खून पाशीदगी जो है करवानी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि ये डायलिसिस क्या होता है। तबीयत की नासाजी, इन्फेक्शन या कम मिकदार में खून मुहैया हो तो गुर्दों के अफ़आल की अंजाम दही की सलाहियत में कमी वाक़ होती है, जिसकी वजह से जहरीले मादों का जिस्म में ज़्यादा मिकदार में ज़ख़ीरा होता जाता है, और नतीजे में इंसान की मौत भी वाक़ हो सकती है। और जब गुर्दे बेकार हो जाते हैं तो मसनूई आले का इस्तेमाल करके खून से नाइट्रोजनी मादे अलग किए जाते हैं। खून से नाइट्रोजनी मादे बाहर खारिज किए जाने के इस अमल को डायलिसिस का अमल या खून पाशीदगी का अमल कहते हैं। एक वक्त में इस आले के जरिए 500 मिलीलीटर खून तरसील किया जाता है। साफ किया गया खून बाद में मरीज के जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है। देखिए आपका जिस्म दिन भर में तकरीबन 400 लीटर खून जो है साफ करता है, लेकिन इस आले में एक वक्त में सिर्फ 500 मिलीलीटर खून ही साफ किया जाता है। और ये आला जो होता है, नीचे आप लोग देख सकते हो कि इस तरह से डायलिसिस की मशीन होती है, जिसके ज़रिए गंदा खून उसमें डाला जाता है, प्रेशर होता है, ब्लड पंप्स होते हैं उसमें, और फिर ये फिल्ट्रेशन का अमल होता है, वेस्ट अलहदा किए जाते हैं, और फिर दोबारा से एक प्रॉपर प्रेशर के ज़रिए ये खून दोबारा से साफ खून आपके जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है। और ये पूरा अमल डायलिसिस का अमल कहलाता है। ये उस वक्त करवाना होता है जब आपके गुर्दे कुदरती तौर पर काम करने के काबिल नहीं होते, और जो है किसी तरह की खराबी आ जाती है गुर्दों में, तो उस वक्त जो है ये डायलिसिस करवाना होता है। और ये डायलिसिस का जो अमल होता है ये काफ़ी महंगा भी होता है, इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। पर खून का डायलिसिस बताया गया है कि खून पाशीदगी किस तरह से की जाती है। लेफ्ट हैंड साइड में डायलिसिस की मशीन बताई गई है, और राइट हैंड साइड में बताया गया है पूरा अमल कैसे होता है। हाथ देखिए बताया गया है, उसमें वरीद और शरीयान, एक में गंदा खून एक में साफ खून, और डायलिजर में खून का बहाव यहाँ पे बताया गया है, और इसको कनेक्ट किया जाता है शरीयान से, और यहाँ पर खून का पंप लगा हुआ है, पंप्स होते हैं, और डायलाइजिंग महलूल की नली से खून का बहाव, और यहाँ पर अंदर फिर खून आता है। इस्तेमाल शुदा डायलाइजिंग महलूल यहाँ जमा होता है। डायलिसिस मशीन यहाँ पर बताया गया है, दबाव शुदा हवा और ताज़ा डायलाइजिंग महलूल यहाँ मौजूद है, और ये महलूल जो है क्या करता है, खून को साफ करने का काम करता है। इस दौरान प्रेशर भी बरकरार होना चाहिए, इसके लिए
भी जो है वहाँ दबावशुदा हवा आप देख रहे हो कि प्रेशर की मशीन लगी हुई होती है। फिर उसके बाद जो है एयर डिटेक्टर होता है कि इस दौरान जो है हवा के बबल्स नहीं शामिल होने चाहिए जब खून दोबारा जो है आपकी बॉडी में छोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर एयर डिटेक्टर के जरिए अगर कोई इस तरह से हवा है, बबल्स है, तो वो जो है वहाँ पर अलहदा कर लिए जाते हैं। और फिर ये डायलिसिस में वापस से जो है डायलिसिस मशीन के जरिए साफ खून आपके जिस्म में छोड़ा जाता है। तो इस तरह से ये पूरा फेल अंजाम दिया जाता है। देखिए आपके जिस्म में अल्लाह ताला ने ऑलरेडी जो है ये फेल के लिए मैकेनिज्म गुर्दों में नेफ्रॉन्स के जरिए, बोमन्स कैप्सूल के जरिए, ये कुदरती तौर पर ये पूरा मैकेनिज्म आपके जिस्म में हो रहा है और आपको इसके कोई पैसे नहीं खर्चा करना पड़ रहे। लेकिन देखिए सिर्फ एक किडनी अगर काम करना बंद कर दे तो आपको वो डायलिसिस करवाने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो इसके लिए हमें अल्लाह ताला ने जो भी नेमतें दी हैं, यानी हमारे जिस्म में एक सेहतमंद जिस्म हमें मिला है कि हमारा जिस्म जो है हम सही तरह से सांस ले रहे हैं, दौरान खून हमारा चल रहा है, इखराजी निज़ाम हमारा चल रहा है, गुर्दे हमारे सही तरह से काम कर रहे हैं, फेफड़े सही तरह से काम कर रहे हैं, दिल हमारा सही तरह से धड़क रहा है। तो इसके लिए हमें अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। इसके बाद हम आहंगी यानी कोऑर्डिनेशन के बारे में हमने देखे ना कि ये जो जिस्म में जितने भी अफ़ाल अंजाम दिए जाते हैं, इसमें बहुत सारे अफ़ाल ऐसे होते हैं जो खुद ब खुद अंजाम दिए जा रहे हैं, हम हमारा उन पर काबू नहीं होता। लेकिन कुछ अफ़ाल ऐसे होते हैं जिन पर हम काबू रख सकते हैं। जैसे हमने इखराजी निज़ाम में देखे कि हम जो है कुछ देर के लिए पेशाब को रोक सकते हैं अपने मसाने में, यानी कुछ हालात अगर ऐसे हों कि हमें अपना पेशाब रोकना पड़े तो उस पर हमारे आसाब का काबू होता है और कुछ देर के लिए हम जो है अपना यूरिन कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कैसे होता है? ये हम आहंगी या कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है। तो इसके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मालूमात हासिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी इस तरह से वीडियो मिलते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस चैप्टर का पार्ट 3 देखने के लिए मिले तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में एक बेल आइकन दिया होता है, वहाँ पर क्लिक कीजिए तो आपको आगे आने वाले हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं वो मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।